हमारी पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजर मिस्टर विजय सरदाना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जल्दी से उन समस्याओं को रखें और प्रस्तुत करें। सरदाना सर। आदरणीय मंत्री जी, चौधरी साहब, पीएफआई के ऑफिस बियरर और सभी उपस्थित पोल्ट्री सेक्टर्स के वेल विशर्स। अभी शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही और उत्साहवर्धक बात थी कि पोल्ट्री सेक्टर की ग्रोथ होनी है, और एक जो फैक्टर जिस पे फोकस किया गया वो था मैन पावर। सभी वक्ताओं ने कहा करीब 10% के आसपास ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन मंत्री जी, दो बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा अगर इस अचीवमेंट को लाना है। अगर मुर्गी को दाना नहीं मिलेगा तो मुर्गी की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम 10% मुर्गी क्षेत्र की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमें कम से कम 20% एडिशनल फीड चाहिए, अगर हम एफसीआर की भी एक रफ एस्टीमेट की बात करें। और सबसे बड़ा जो दो मुद्दे इस देश में आ रहे हैं फीड को लेके, एक तो जो हम मक्के की बात कर रहे हैं जो मेजर फीड इंग्रेडिएंट है। अब जिस तरह से भारत सरकार ने अपनी इथेनॉल पॉलिसी डेवलप करी है, अभी तक गन्ने का क्राइसिस था, उसको एड्रेस करने के लिए इथेनॉल पॉलिसी लाई गई, बहुत अच्छा रहा, गन्ने का सेक्टर का सुधार हुआ। जो ब्रोकन राइस जाता था उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार रहा। लेकिन अब जो प्रयास हो रहे हैं कि मक्के का भी डाइवर्जन हो और इथेनॉल प्रोडक्शन हो ताकि हम पेट्रोलियम आयात को कम कर सकें, तो इसकी चुनौती सर ये हो जाएगी कि जो हमारा मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है पोल्ट्री, अब पोल्ट्री सेक्टर को इथेनॉल सेक्टर से कॉम्पीट करना होगा। एक चुनौती ये रहेगी। दूसरा, हर साल हम एमएसपी बढ़ाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, किसानों को कंपनसेट भी करना है। अगर हम दोनों चीज़ें फैक्टर इन करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पोल्ट्री का, वो इतना बढ़ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि शायद आयात सस्ता हो जाएगा। ये जो चुनौती आएगी, तो जो हम जितना भी इस सेक्टर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसको सेटबैक मिलेगा। और अगर पोल्ट्री को सेटबैक मिलता है तो इसका सीधा असर आपकी पूरी सोयाबीन क्रॉप पे आएगा, क्योंकि जितना वहाँ 80% डीओसी निकलता है पूरी क्रॉप का, आज करीब हम 12 मिलियन टन सोयाबीन प्रोडक्शन की बात करते हैं, 10 मिलियन टन हम डीओसी के, क्योंकि तेल निकलता है 18%, बाकी है डीओसी, उसका ऑलमोस्ट 90% कंजम्पशन पोल्ट्री में, ह्यूमन इंटेक बहुत लिमिटेड है। अब सवाल ये है कि अगर पोल्ट्री नहीं बचा, क्योंकि मक्का नहीं मिल रहा जो 60% फीड इंग्रेडिएंट है, उससे संबंधित जितने सेक्टर हैं उन पे भी सेटबैक आएगा, क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर ग्रोथ की जगह श्रिंक होगा। जब पोल्ट्री सेक्टर श्रिंक होगा, डिमांड बढ़ेगी, आबादी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, रेट बढ़ेंगे। जब रेट बढ़ेंगे तो आप समझते हैं कि पूरा बाजार का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, हमारा किसान बाजार से बाहर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इस पूरे पोल्ट्री सेक्टर को अगर हमें बचाना है तो हमारे देश की फीड पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हमने फूड पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी पे हम लोगों ने काम किया। इथेनॉल आके हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग करके जो पेट्रोलियम है उस पॉलिसी को हमने स्टेबलाइन करने की कोशिश करी। लेकिन फूड सिक्योरिटी में अगर एनिमल सेक्टर हट जाता है तो पूरा का पूरा फूड सिक्योरिटी अपने आप में क्वेश्चन में आएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन में आएगा। और इन दोनों को अगर एड्रेस करना है तो जैसे हमने ह्यूमन फूड सिक्योरिटी किया है, हमने अपनी फ्यूल सिक्योरिटी की बात करी है, जब तक हम फीड सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, ताकि अगर मैं मुर्गी उत्पादक हूँ, मैं अपनी मुर्गियाँ बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे अगर यही पता नहीं कि मेरे को फीड कहाँ से मिलेगी और किस रेट पे मिलेगी, तो पूरा जो फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनकम जनरेशन, वो दोनों फेल होंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आज हम जिस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ये पॉपुलेशन कम नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है सर कि बहुत सीरियस, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर बहुत सीरियस होने वाला है। और किसान अगर प्रॉफिट नहीं करेगा, अगर उसको 4 पैसे नहीं बचेंगे तो वो मेहनत क्यों करेगा। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आज वो आने वाली है। और हर साल क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और हम देख रहे हैं सर फीड क्राइसिस बढ़ रहा है, तो ये बहुत इंटर रिलेटेड है। तो मेरा निवेदन है सर कि आपकी अध्यक्षता में अगर एक इस पे बहुत सीरियस गहन किया जाए, कमेटी बनाई जाए और डे टू डे बैठ के हम चर्चा करें कि क्या होना चाहिए। और कंसर्न डिपार्टमेंट, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर एक साथ होता है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई आएगी वो एग्रीकल्चर से आएगी।
अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में उनका कहना बहुत सिंपल है। जब भी मैंने सेक्रेटरी साहब से बात करी, जीएस से बात करी, कि हमारी प्रायोरिटी है ह्यूमन फूड सिक्योरिटी, फीड इज नॉट आवर प्रायोरिटी। उनके मैप पे ही नहीं है। आज भी फीड और फॉडर इज ए बाई प्रोडक्ट। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन इंसान को खाना मिलना चाहिए, यही एक प्रायोरिटी है उनकी। तो इसीलिए पूरा फोकस गेहूं पे है, चावल पे है, दालों पे है, तेल पे है। फॉडर क्रॉप पे कोई फोकस नहीं है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से सर आपको बता सकता हूं कि आज भी, और आप तो गांव के परिवेश को आप मेरे से ज्यादा समझते हैं, किसानों को आप मेरे से ज्यादा समझते हैं, आज भी अगर आप इकोनॉमिक्स वर्कआउट करें तो फीड एंड फॉडर क्रॉप्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन व्हीट एंड राइस, किसान के लिए भी, जो एग्रीकल्चर किसान है। तो अगर हम जो डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम पैडी की बात कर रहे हैं, व्हीट की बात करें, अगर हम एक्चुअल उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन देखें तो किसान को फॉडर क्रॉप उगाने में ज्यादा फायदा है बनिस्बत व्हीट और राइस के। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है, उसको पता नहीं है कि अगर मैं उगाऊंगा तो मेरी मार्केट कहाँ है, सरकार की पॉलिसी क्या है, प्रोसेसर्स नहीं आ पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पॉलिसी नहीं है। अदरवाइज जिस देश में 300 मिलियन कैटल्स हों और बिलियंस ऑफ डॉलर का पोल्ट्री सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर इतना एग्रेसिवली नहीं है जितना हॉर्टिकल्चर में है या बाकी जगह है, ये अपने आप में एक चिंता की बात। तो मुझे लगता है जो आप पॉलिसी बनाएंगे, इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आना चाहेंगे उनको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा कि ये सेक्टर है, इसमें सरकार की पॉलिसी, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे चाहे वेयर हाउसिंग में, चाहे प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में, देयर इज ए मार्केट और हमें सरकार डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये अगर हम करें सर, तो मुझे लगता है कि इस पर एक बहुत सीरियस गहन चिंता की बात है। अभी टाइम कम है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका अटेंशन सर इस पे चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि आज हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस को लेके। हम FCR 2 से शुरू हुए, 1.8, 1.7, 1.5 गिरते आए। हम परफॉर्मेंस की बात करें, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम एफिशिएंसी के लिए जो हमारे फीड हैं और जो नई ब्रीड्स आ रही हैं, उनमें एक तालमेल की जरूरत है, तभी परफॉर्मेंस आएगी। नेचुरल इंग्रेडिएंट, चाहे अगर हम फीड की बात करें, अगर उनको हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो उसमें कुछ एडिटिव्स की जरूरत होती है जो नेचुरली या तो फीड इंग्रेडिएंट नहीं होते, जैसे अमीनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, बॉडी हेल्थ की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन सिस्टम में भी बोलते हैं कि अगर कमजोरी है तो आप बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, कहीं और कुछ होता है तो हम बोलते हैं आप कैल्शियम ले लीजिए। हम आदमियों को भी कहते हैं कि अगर बॉडी में थकान आ रही है तो आप ये सप्लीमेंटेशन ले लीजिए। स्पोर्ट्स में भी हम न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस की बात आती है। जब हम मुर्गियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करें, कम फीड में ज़्यादा उत्पादन दें, तो हमें परफॉर्मेंस इनपुट्स भी चाहिए, जिनको आप फीड एडिटिव्स भी बोल सकते हैं या न्यूट्रिएंट एडिटिव्स भी बोल सकते हैं, जो फीड के पार्ट हैं। बहुत सारे ऐसे फीड एडिटिव्स हैं हिंदुस्तान में नहीं बनते, क्योंकि हम लोगों ने उन पर रिसर्च नहीं करी, इन्वेस्ट नहीं किया, वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनते ही नहीं। हमारा पूरा फोकस ह्यूमन हेल्थ केयर को रहा, लाइव स्टॉक हेल्थ केयर पे उतना अटेंशन रहा नहीं, तो किसी ने उनमें इन्वेस्ट किया नहीं। जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हमें वो आयात करने पड़ रहे हैं, उनके बगैर परफॉर्मेंस नहीं आएगी। अब सवाल ये है कि पॉलिसी ये कहती है कि अगर ये फीड एडिटिव है तो हमें नहीं पता कि ये फीड है या ह्यूमन है या केमिकल है, क्या है। तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, DGFT है, जो बाकी डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं जब तक मंत्रालय लिख के नहीं देगा हमें नहीं पता ये किस लिए चाहिए, हमारे लिए तो वो केमिकल ही है और हम उसको एज ए केमिकल ट्रीट करेंगे। उससे ये होता है कि जब आप स्पेशलिटी केमिकल के रूप में उसको आयात करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, उसका पूरा अप्रोच अलग है। तो मेरा निवेदन ये है सर कि ये जो हमारे एसेंशियल एडिटिव्स हैं जिसके बगैर परफॉर्मेंस नहीं आ सकती लाइव स्टॉक सेक्टर में, खासकर पोल्ट्री में, अगर हम उसकी एक लिस्ट तुरंत जारी करके कॉमर्स मिनिस्ट्री से वार्तालाप करके उसको फाइनल कर दें, तो जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में नहीं बन रहे हैं, तो आपको कोई कंपटीशन लॉस भी नहीं है, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं है। और अगर आप, और ये डलते हैं कितने सर, ये डलते हैं मात्र 0.1%, 0.2%, ज्यादा तो डलते नहीं, खाने में नमक से भी कम है। कहने का मतलब ये है सर कि उस छोटा पेनी वाइज पाउंड फुलिस जो है कि उसकी कस्टम ड्यूटी में मुश्किल से उनको 150 करोड़ रुपए मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री की नॉन परफॉर्मेंस हो जाती।
तो मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि अगर हम इसको भी एड्रेस कर दें तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ फीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ फीड इम्प्रूव हो जाएगी। हम अगर परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर चिकन का अच्छा रेट मिल रहा है तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक्सपोर्ट फोकस नहीं किया है पोल्ट्री, अभी हम डोमेस्टिक देख रहे हैं। G20 के बाद जिस तरह से भारत का और यूएस के जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, हमें एक्सपोर्ट मार्केट को भी बहुत सीरियसली अब देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ब्रेस्ट की मैं बात करूं तो वहां $3-4 का मिलता है। हम वही चीज अपने यहाँ पे मान लीजिए ₹100 $125 में बेचते हैं, तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, कम से कम जो हमारे कोस्टल बेल्ट की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ेगी, जो हम स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उसको फायदा होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और आएगा, और जो डोमेस्टिक किसान है उसको भी अच्छा मार्केट मिलेगा, क्योंकि आधा माल बाहर जा रहा है, आधा डोमेस्टिक में आ रहा है। तो ओवरऑल जो आज किसान की समस्या है कि प्राइस क्रैश हो जाता है, फ्लक्चुएशन आता है, और इंटरनेशनल मार्केट में हम फ्रोजन चिकन बेच सकते हैं, फ्रोजन कट्स भी बेच सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। तो मेरा दोनों में निवेदन है सर आपसे कि इस पे एक बहुत सीरियस प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी तक जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि हम 2 बिलियन से आज हम 130 बिलियन, मतलब 60 गुना बढ़ गए अपने दम पे, लेकिन एक लिमिट के बाद जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार और नई टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज की बात करते हैं तो अब हमें सरकार का साथ चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि इसको गहन चिंतन किया। धन्यवाद सर।